टू लीगल विथ रिद्धि। हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सैलिएंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि हमारे संविधान में ऐसे क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और ऐसे क्या फीचर्स हैं जो कि हमें पढ़ना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया था स्टार्टिंग में और अब वो क्या हो गया है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने उसमें इंक्लूड किए थे, क्या ऐसे प्रोविजन है, ऐसे क्या आर्टिकल्स है जो आपका भी जानना बहुत जरूरी है एग्जाम पर्पस के लिए। तो आज हमने हर चीज को शॉर्ट में क्विक रिवीजन के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। इसी के साथ मेरा पहला वाला जो पार्ट है इस लेक्चर सीरीज में वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके पहले देखिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जो जर्नी है बनने की वो हमने उसमें डिस्कस की और वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज एक बार उसे गो थ्रू कीजिएगा। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सैलिएंट फीचर्स है और क्या इंपॉर्टेंट है हमारा जानना। तो देखिए, सब संविधान बना ना तब सबसे पहले उसमें काफी सारे आर्टिकल्स नहीं थे, जिसे बाद में संशोधन करके यानी कि अमेंड करके हमने ऐड किए हैं। 42nd अमेंडमेंट हो गया, 44th अमेंडमेंट हो गया, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, ये सारे वो सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जिनसे हमने वो सारी चीजें अडॉप्ट की हैं बाद में। अब ये एक कारण हो सकता है कि 1950 में डेफिनेटली ये चीज पता लगा पाना बहुत डिफिकल्ट होता है कि 2022 में आके जरूरतें क्या होंगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने हमें एक एबिलिटी दी है, पावर दी है हमारी पार्लियामेंट को कि जब जब समय आएगा वो उसे अमेंड कर सकते हैं और वो चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें थी जब स्टेट वहां पे उस टाइम पे एबिलिटी नहीं थी स्टेट की, जैसे कि राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाना, मतलब प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करना, स्टेट उसकी पूरी फंडिंग करे, ये उस समय पॉसिबल नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे भी चर्चा की गई थी। अब ये पॉसिबल हो पाया था बाद में 2000s में हमने इस चीज पे वर्क किया, 2005 में, 2002 में। तो ये उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। तो ये हमने डायरेक्टिव डीपीएसपी जिसे हम कहते हैं, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस पे हमने उसको रख दिया था कि बाद में जब स्टेट एबल होगी तब वो उसे फंडामेंटल राइट बनाएंगी। तो हमने उसे बाद में बनाया। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो उस वक्त तो संभव नहीं थी, पर धीरे धीरे हमने उसे संभव की है और आज भी वो सब अमेंडमेंट जारी है। तो अगर हम देखें कि 42nd अमेंडमेंट जो था वो अब तक का सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, क्योंकि उससे कई सारी चीजें हमने अमेंड की थी, हमने संशोधन किया था, ऐड डिलीट ये किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि कौन सा अमेंडमेंट है जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो दैट इज 42nd अमेंडमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक और चीज है कि 42nd अमेंडमेंट से ही हमने हमारे प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड को ऐड किया था। सेक्युलर रिपब्लिक वर्ड जो हमें बाद में आए थे वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू आए थे। इसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक और चीज, तीन चीजें हैं जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो इनेक्ट हो गया था 26 जनवरी को, बट जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हमने अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम कर रही थी उस वक्त हमने इसे अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947। रिपब्लिक डे, पहला रिपब्लिक डे दैट इज 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमने हमारा नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स के साथ। पहला जो उसका सैलिएंट फीचर्स है वो है उसका लेंदी होना, द लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी बड़ा है। इसका एक कारण ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने 395 आर्टिकल्स बनाए थे, जो अब बढ़ते बढ़ते 498 तक पहुंच गए हैं। तब 22 पार्ट से चालू हुआ था, जो आज 25 पार्ट्स हैं। तब हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे, जो आज 12 शेड्यूल्स हैं। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसका इम्पैक्ट इसलिए था क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने काफी सारे प्रोविजन लिए थे। अगर ये कभी पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन से एक्ट का है या कौन सी कंट्री का है, तो इसका जवाब होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब हमने चीजों को बोरो किया और सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ये सबसे बड़ा एक्ट, सबसे बड़े सारे प्रोविजन जो है इम्पैक्ट है वो इसी एक्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आया। अब देखते हैं हमने कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया था। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोर्सेज है वो काफी सारी कंट्रीज है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये बना रही थी तो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था कि हमने 60 कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन से गो थ्रू किया था। तो जो 60 कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब में हमने अच्छे अच्छे प्रोविजन जो हमें लगे वो हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए।
मगर हमारे इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग और उसमें अमेंड करके कि जो सही हो सकता था। जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वहां की जुडिशरी काम करती है, पर हमने उसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया। मतलब हमारी जुडिशरी के पास सिग्निफिकेंटली कम पावर है रिलेटिवली टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लॉ को सुप्रीम मान के लॉ के साथ चलते हैं। दो हमारी जुडिशरी काफी पावरफुल है। इसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ब्रिटेन के प्रोविजंस लिए। देखिए, ब्रिटेन का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो इंडिया पे वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था, और जब ब्रिटेन यहाँ से गया तो यहाँ का जो सिस्टम था वो काफी कुछ ब्रिटेन जैसा हो गया था। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इसका पूरा क्रेडिट हमारे मैकले साहब को जाता है। लॉर्ड मैकले, जिनने आईपीसी भी बनाई थी और जिनको सीआरपीसी के भी ऑर्डर वही रहे हैं। और इसके अलावा हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के पहले तक प्रिवेल कर रहा था, या बेसिक सिस्टम जो आज भी चल रहा है स्कूल्स में, वो हमारे मैकले की देन है, लॉर्ड मैकले की देन है। तो ये सब ब्रिटेन का इम्पैक्ट है जो इंडिया पे पड़ा था, काफी सारा इम्पैक्ट। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी ब्रिटेन का काफी इम्पैक्ट पड़ा था। तो जैसे कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन से लिया, मगर ब्रिटेन की तरह नहीं। ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें मोनार्की का काफी बड़ा रोल है, क्योंकि वहां पे मोनार्की चलती है आज भी। स्टिल वहां पे मोनार्की ऐसे नहीं देख सकते कि मोनार्की वो मतलब राजा रानी का वहां पे ज्यादा रोल रहा नहीं है, बट स्टिल कहने को वहां मोनार्की है। बट यहाँ पे हमने काफी डिफरेंट लिया। तो ऐसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीजों को बदल के लिया है हमारी इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो फटाफट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जगह से जहां से हमने चीजें बोरो की हैं। फंडामेंटल राइट्स को हमने यूएसए से बोरो किया है। उसके बाद डीपीएसपी को हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। जितने हमारे पॉलिटिकल प्रोविजंस है, मतलब हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और हमारे जो कैबिनेट गवर्नमेंट के सारे रिलेशंस है, इनको हमने ब्रिटेन से बोरो किया है, एज सच मैंने बताया। इसके अलावा काफी सारी चीजों को हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एक्सेट्रा से बोरो किया है। एग्जाम के पहले एक बार ये सब पूरी टेबल को गो थ्रू करके जरूर जाइएगा। इसके बाद देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या फीचर्स है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कितना इजी है और कितना डिफिकल्ट। अगर उसे अमेंड करना इजी होता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा, अगर उसे अमेंड करना डिफिकल्ट होता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा। अब अमेंड कहाँ से होगा, हम हमारे संविधान को संशोधन कहाँ से कर सकते हैं? तो हमारा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 368, हमारा 368 बात करता है अमेंडमेंट की। यहाँ पे दो चीजों से अमेंडमेंट प्रोवाइडेड है। पहला, पार्लियामेंट जो मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो कि वहां प्रेजेंट इन वोटिंग होते हैं, साथ में उसका जो 50% मानते हैं मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दोनों हाउसेस को मिला के, इसे बेसिक मानते हैं कि मेनली काफी सारे प्रोविजन इसी चीज से अमेंड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिससे आप रिजिड बोल सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इससे आप फ्लेक्सिबल बोल पा रहे हो। पर दूसरा जो प्रोविजन है वो उसे रिजिड बना देता है। वो क्या है कि हमारे कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसको संशोधन करने के लिए संविधान में आपको पार्लियामेंट मेजोरिटी 2/3 की जरूरत पड़ेगी, साथ में आपको स्टेट की भी जरूरत पड़ेगी। आधी स्टेट उसको रेटिफाई करेंगी तभी आप अमेंड कर सकते हो। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। इसके बाद हमारा जो संविधान है वो फेडरल एंड यूनिटरी दोनों है। अब ये चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फेडरल का मतलब क्या होता है? तो फेडरल का मतलब होगा सेपरेशन ऑफ पावर। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे स्टेट पावरफुल है और कुछ ऐसी चीजें जिसमें यूनियन पावरफुल है, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें दोनों को हक है। तो ये आती है 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस लिस्ट से हम ये बता सकते हैं कि आखिर जो 246 में गिवन है कि हम स्टेट के पास कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टेट जिसमें बना सकता है लॉ, जैसे कि पुलिस की बात हो गई, पुलिस और काफी ऐसे कुछ सारे प्रोविजंस है जिसमें स्टेट का अधिकार होता है कि वो अपना उसकी सुप्रीमेसी की वो लॉ बना सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे अधिकार होते हैं सिर्फ यूनियन ही कर सकता है, जैसे एक्सटर्नल मैटर्स पे डिपेंड सिर्फ यूनियन ही लॉ बना सकता है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कॉन्करेंट होती हैं, जिसमें दोनों को अधिकार होते हैं कि वो लॉ बना सकते हैं, और अगर उसमें कोई इश्यू आता है फिर हमारी जुडिशरी काम करती ही है। तो ऐसे सिनेरियोज में क्या हुआ, सेपरेट कर दी हमने पावर को, तो दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। अब इसमें फेडरल सिस्टम में आप और क्या चीजें ले सकते हो, उसमें आपको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, 2 गवर्नमेंट मतलब 2 गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर जो हमने की है वो होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीमेसी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है ही हर चीज पर। इसके अलावा इंडिपेंडेंस होना चाहिए जुडिशरी का, वो भी है, और साथ में इसमें बाई कैमरलिज्म होने चाहिए, मतलब 2 हाउसेस होने चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा हमारे पास वो भी है।
सबसे आइडियल फेडरल अगर कोई कंट्री है तो वो है यूएसए। यूएसए आइडियल फेडरल है, मतलब उसमें हर फेडरलिज्म ही है, वहां यूनियन वाला यूनिटरी सिस्टम नहीं है, वहां सिर्फ फेडरलिज्म है। अब इंडिया में क्या हुआ ना, इसके अलावा हमारे पास यूनिटरी प्रोविजन है। अब क्या यूनिटरी, कि हम सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं, हमारा यूनियन पावरफुल है, हमने इमरजेंसी के ऐसे प्रोविजन दे रखे हैं जिसमें अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जैसे इमरजेंसी गिवन है हमारे आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में। इमरजेंसी में एक ऐसा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास एक ऐसा पावर होता है जिससे वो इमरजेंसी लगा सकता है। 352 में दे रखी है नेशनल इमरजेंसी की बात, जो कि आर्म रेबेलियन, अगर कोई इश्यू आ जाता है, डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, तो इसके कारण नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। इसके अलावा हमारे पास है 356, जो कि स्टेट इमरजेंसी की बात करता है कि अगर कोई स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनली सिस्टम फेल हो गया है, या फिर कोई ऐसी स्टेट में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है कि उसे यूनियन की बात नहीं मानी या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट कंट्रोल ले सकती है पूरा स्टेट पे, ये प्रेसिडेंट कर सकता है, तो ये होती है स्टेट इमरजेंसी। इसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन है आर्टिकल 360 में। तो ये सारे जो प्रोविजन है ये आपको यूनियन की पावर नहीं बता रहे हैं कि सेंट्रल इसमें पावरफुल हो गया, स्टेट के सारे हक चले गए, तो इसलिए हमारे पास ये एक यूनिटरी स्पिरिट है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आधा यूनियन भी मानता है, आधा यूनिटरी है और आधा फेडरल है। इसलिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था केसी व्यारे ने, जो काफी फेमस एग्जाम्स के पर्पज से, कि क्वासी फेडरल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्वासी फेडरल है नेचर में। किसने कहा था, तो ये कहा था हमारे केसी व्यारे ने। केसी व्यारे का स्टेटमेंट है कि हमारा जो इंडियन सिस्टम है उसमें यूनिटरी और फेडरल दोनों सिस्टम आते हैं, इसलिए ये क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल नेचर का है। इसके अलावा अब देखा जाए तो मॉरिस जोन्स ने भी बार्गेनिंग फेडरलिज्म का नाम दिया था। इसके अलावा आइवर जेनिंग ने भी कहा था फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स की तरफ। तो पहला आता है हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, मतलब हमारा जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड क्या है, जैसा कि आप जानते हैं प्रैक्टिकल वर्क में मेजरली जो काम आता है वो पार्लियामेंट करती है, प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है, और पर जितना भी एनफोर्स करने का काम है प्रेसिडेंट करती है। बट प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी के राइट होते हैं, तो ये नॉमिनल हेड हो गया है हमारा प्रेसिडेंट। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है वो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। वैसे भी हमारा पार्लियामेंट ज्यादा प्रिवेल करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक और नाम देते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स गिवन है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में पहला आता है हमारी राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 में गिवन है। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, जो 19 से 22 में गिवन है। इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब चाइल्ड लेबर के खिलाफ राइट, और जितने भी है ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो चीजें होती हैं, जैसे कि कहे जाए फोर्स लेबर वगैरह, ये सब के खिलाफ जो होते हैं ये इनको कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो 23 एंड 24 में दे रखा है। इसके अलावा 25 से 28 तक हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसके बाद 29-30 में हम देखते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें माइनॉरिटी के राइट्स दे रखे हैं। और उसके बाद हमारे पास है हमारा आर्टिकल 32, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। और 14, 19 एंड 21, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 एक गोल्डन ट्राइंगल बनाते हैं, जिसे हमारी इंडियन जुडिशरी ने काफी बढ़ावा दिया है कि ये इस गोल्डन ट्राइंगल के खिलाफ कोई चीज नहीं जानी चाहिए। इमरजेंसी के दौरान आपके कौन से अधिकार बच जाते हैं? इमरजेंसी के दौरान सारे फंडामेंटल राइट चले जाते हैं, बस आर्टिकल 20 एंड 21 हमारे पास बचते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है। आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर, अगर कभी भी स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीनती है। अब आप जाओगे काहे में, तो वैसे तो आप बाकी सारे में भी जा सकते हो, इसको लेके जा सकते हो इस प्रॉब्लम को लेके, बट इसमें आपको 5 स्पेशल रिट्स दे रखी है। आपकी 5 रिट्स हैं राइट ऑफ मैंडेमस, को वारंटो, राइट ऑफ सर्शियरी, राइट टू प्रोहिबिशन एंड हबीस कॉर्पस, टू हैव अ बॉडी, राइट टू हैव अ बॉडी।
आगे बढ़ते हैं हमारे डीपीएसपी के साथ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को मिनरेवा मिल्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। उसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी उसके साथ उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो एक ऐसे प्रोविजंस है जो कि अभी लागू नहीं है, वो एनफोर्सेबल बनते हैं बाद में जब स्टेट उसे बनाती है। ये इसलिए डाले गए थे, एक तरीके से डायरेक्टिव्स हैं, एडवाइस दी गई थी कि आपको ये चीजें डालनी है, फंडामेंटल राइट्स लाना है, लेकिन जब आप काबिल हो जाओ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास इतना फंड ही नहीं था कि हम उसे राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना सके। तो राइट टू एजुकेशन को अगर हमें फंडामेंटल राइट बनाना है तो हम जब काबिल बनेंगे तब बनाएं, तो इसलिए उसे हमने हमारे डीपीएसपी में डाला। जैसे कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में डाला हुआ है। ऐसे कई सारी चीजें डीपीएसपी में है जिसे हमने कई हद तक फंडामेंटल राइट बनाया भी है और कई हद तक अभी हमें बनाना बाकी भी है। इसके बाद देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली एक डायरेक्टिव से सिटीजन्स को भी और स्टेट को भी कि आपको ऐसी चीजें करनी है, ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी। काफी सारी फंडामेंटल ड्यूटी जो 51A में दे रखी है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमें 42nd अमेंडमेंट से हमने ली थी। उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन के रियल कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में ये नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया। इसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी की बात करता है, मतलब हमें इलेक्ट करने के लिए 21 ईयर्स से जो 18 ईयर्स से बड़ा पर्सन है वो वोट दे सकता है। पहले वो 21 ईयर्स एज थे, वो 18 हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप का अधिकार है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है, यूएसए में ड्वेल सिटीजनशिप चलता है। हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी वाली बॉडी है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है सेंट्रल सर्विसेज के लिए। एमपीपीएससी की बॉडी है, दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, फॉर एग्जाम्पल एमपीपीएससी, जो कि हमारे स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा हम इमरजेंसी प्रोविजन की बात कर ही ली है। आखिर में हमारे पास आता है 3 टायर सिस्टम। पहले 2 टायर था, बट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटी एंड लोकल बॉडीज को अडॉप्ट किया। इसलिए हमारे पास आता है 3 टायर सिस्टम। तो ये सब है हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हर एक चीज को काफी टाइम लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्विक रिवीजन सीरीज तो आप ये सब पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप कहीं से भी लक्ष्मीकांत की बुक से या कॉन्स्टिट्यूशन से प्लीज गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू।